कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान के लिए राज्य भर में 58,545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 5 करोड़ 31 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इन मतदाताओं के हाथ में होगा। आज यह तय हो जाएगा कि कर्नाटक की सत्ता का ताज बीजेपी बरकरार रखती है या कांग्रेस उससे यह ताज छीनने में सफल होगी, या फिर कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार बीजेपी की 38 साल पुराने उस रिवाज को तोड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ी पिक्चर आज क्लियर होने वाली है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर है। नीरज पांडे बंगलुरु से जुड़े हैं, अभिषेक उपाध्याय रामनगर से लाइव है, रौनक कुकड़े हावेरी से हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र दीक्षित मंगलुरु से हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं नीरज पांडे के बाद। नीरज अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभिषेक, आपने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है, तो क्या लगता है अब की बार फिर से कर्नाटक में वो प्रथा बनी रहेगी कि अब की बार सरकार बदल जाएगी? देखिए, इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा 13 तारीख तक, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प लड़ाई हो गई है। और ये जो लड़ाई है, ये चुनाव के आखिरी, आप कह सकते हैं कि आखिरी 96 घंटे में, आखिरी 4 दिनों में ये लड़ाई गरमाई है। जो चुनाव शुरू से था वो चुनाव आखिर आते आते एकदम दिलचस्प हो गया। और जिस तरह से भावनात्मक मुद्दों की एंट्री हुई है, जिस तरह से बजरंगबली का मुद्दा आया है, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा आया है, इन सारे मुद्दों ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। और मैं अभी रामनगर में कनकपुर इस विधानसभा में हूं। यहां से डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, वो यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो सीटें जहां वोकालिगा समुदाय के वोट काफी असर डालते हैं और 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, बीजेपी ने किस तरह से व्यू रचना रची है। उसने यहां से आर अशोक को उतारा है, उसके रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, और 2 सीटों से उतार दिया है। इसके पहले तक यहां बीजेपी के उम्मीदवार 7,000 से ज्यादा वोट नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार एक कैबिनेट मंत्री को उतार दिया है। तो इस तरह से इस लड़ाई को दिलचस्प और रोचक बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की ये लड़ाई जो है, चुनाव का ये जो सियासी संग्राम है, वो बहुत दिलचस्प है। जितेंद्र दीक्षित मंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके की तस्वीर कर्नाटक में नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम रोड शो किए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनका यह प्रचार कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में काम कर सकता है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ये मान रही है कि जिस तरह से एक एक करके तमाम रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की, और उन रैलियों के अलावा जिस तरह से कांग्रेस की ओर से फेंकी गई गुगली पर उन्होंने जो शॉट्स लगाए, उससे बीजेपी को लगता है कि जाहिर तौर पर बीजेपी फिर एक बार कर्नाटक में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। मैं आपको मंगलुरु की तस्वीर बता दूं। मैं इस वक्त कोस्टल कर्नाटका के मंगलुरु शहर में हूं और यहां पर वोटरों का खासा उत्साह देखने मिल रहा है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही मैंने देखा कि यहां पर वोटरों की कतार लग गई, और यहां खास करके जो बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बड़े पैमाने पर यहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम मतदाताओं से बात करके टटोलने की कोशिश करें कि आखिर उनके मन में आज क्या है। जी बिल्कुल, मैं कुछ वोटर्स से बात करने की कोशिश करता हूं। क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? हाँ जी। ये बताइए कि आपके मन में क्या, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे? डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट। आप बताइए। Depends on the candidate whom we are going to represent Mangalore. तो और लोगों से हम बात करते हैं। जी बताइए कि क्या सोचकर आज आप ईवीएम पर बटन दबाने वाले हैं? हमारा हिंदुत्व देश है, भारत देश, हिंदुत्व, यस वही है। और यहाँ पर कुछ और भी मतदाता हैं, लेकिन हालांकि कई लोग हिंदी में जो है बात नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो है हम कोशिश करते हैं यहाँ पर और लोगों से बात करने की। जी ये बताइए कि आप भी मतदाता हैं यहाँ के? अभी डाल के आया मम्मा। आप वोट डाल के आए? वोट डाल के क्या सोचकर आपने मतदान किया? मैं ना अच्छा होना मांगता है ना, कोई भी करेक्शन नहीं होना मांगता है। हाँ, अपने के अच्छे के लिए किसको भी काम मिलना मांगता है, तो अभी है ना इम्प्लेंस करेगा तो वो 10 लाख दो, 20 लाख दो, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं होना मांगता है।
किसको भी काम देना मांगता है। बिल्कुल, तो सुना आपने, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट के आधार पर वोट दे रहा है, कोई करप्शन के खिलाफ, तो किसी ने कहा कि हम हिंदुत्व के आधार पर जो है वोट करप्शन देंगे। एक बड़ा मुद्दा रहा है, जैसा कि आपने बात की, और वोटर भी वही कह रहे हैं। रौनक कुकड़े के पास चलते हैं, हवेरी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रौनक, वहां के गुणागणित क्या कहता है, वहां क्या हालात रहने वाले? जी देखिए, मैं इस वक्त कर्नाटक के सेंट्रल कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी का पूरे तौर पर गढ़ माना जाता रहा है। मुख्य तौर पर यहाँ का जो लिंगायत समुदाय है शिव का उपासक कहा जाता है, और मुख्य तौर पर खेती और व्यवसाय में ये समुदाय जो है बड़े पैमाने पर देखा जाता है। लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके की दो ऐसी विधानसभाएं सीट है जहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र टिकी हुई है। पहली सीट है हुबली धारवाड़ की, जहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से बगावत कर दिया और वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। 1994 के बाद से ये सीट बीजेपी कभी नहीं हारी है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में आ जाने से वहां पर उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन हमने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की हुबली में जो है रोड शो और सभाएं देखी, जहां पे हमको ये देखने को मिला कि मुख्य तौर पर बिल्कुल रौनक, दोनों पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हैं, साथ ही जेडीएस ने भी काफी प्रचार किया। नीरज पांडे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की, वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर उभरती नजर आ रही है? वहां पर ताजपोशी आखिर 13 तारीख को किसकी होगी? आपको पलड़ा किसका दिख रहा है वहां पर भारी? देखिए, ताजपोशी का तो बाद में पता चलेगा, वोटिंग पड़ने के बाद देखेंगे। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, जयनगर विधानसभा सीट है, और ये जयनगर का भारत एजुकेशन सोसाइटी का पोलिंग बूथ है। सुबह से आप देखिए कितनी भीड़, पहले आवर में जैसे ही गेट खुला, आप देखिए बहुत कम देखने को मिलता है कि फर्स्ट आवर में इतनी भीड़ दिखे। महज कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर खोला गया गेट, और देखिए आप बिल्कुल नीरज, ये जो मतदाताओं का उत्साह है ये नजर आ रहा है इस कतार के अंदर। अगर आप कुछ लोगों से बात कर सकें तो जरा जानने की कोशिश करिए कि आज वो क्या मन में लेकर आए हैं और ईवीएम का बटन क्या सोचकर दबाएंगे। याद डाल दिया। क्या इश्यूज मानते हैं सर? इस चुनाव के इश्यूज क्या हैं? इस चुनाव के इश्यूज है, ये राज्य के चुनाव होने के बावजूद मुझे ये ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र की बात है। यदि राष्ट्र देश होना है तो राज्य सब इससे मिलना है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राज्य का चुनाव होने के बाद भी ये देश का भविष्य है। देश के बाद देश के भविष्य का चुनाव बड़ी बात है, देश के भविष्य का चुनाव है। सर, क्या इश्यूज मानते हैं? व्हाट इज द इश्यूज? ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದು ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮರಿದಂಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು। हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है, हमारे दर्शक भी नहीं, हमें पूरा भी आपको करेक्ट वोट डालना डाले तो बराबर रहता। वोट डालना जरूरी है, कहने का मतलब वोट डालना जरूरी है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? ಸರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ। सर, इश्यूज क्या मानते हैं इस पूरे चुनाव के? डेवलपमेंट एंड पीसफुल जयनगर। डेवलपमेंट एंड पीसफुल जयनगर। डेवलपमेंट। सर, क्या मुद्दे मानते हैं? क्या कहता हमारे को अच्छा एरिया में अच्छा रहना, सब एरिया अच्छा रहना चाहिए। मैम, किस मुद्दे पर वोट करेंगी? क्या, क्योंकि घर से जब आप निकली होंगी तो कुछ सोच कर निकली होंगी। अभिषेक उपाध्याय के पास जा रहे हैं अभी फिलहाल, रामनगर से लाइव है मेरे साथ। अभिषेक, लिंगायत समुदाय एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इसके पहले हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़े थे, वो भी उसका जिक्र कर रहे थे कि कैसे सीटों पर प्रभावशाली रहता है और मुख्यमंत्री बनाना है, वो उसने मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। तो ये गणित अब की बार फायदा देने वाला है, और ज्यादातर जो लिंगायत समुदाय का रुझान है वो किस पार्टी की ओर रह रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनकी दरियादिली दिखा दूं। हम लोग यहाँ लाइव दे रहे थे, अब मेरे हाथ में कॉफ़ी दे गए, हमारे और कैमरामैन सबके हाथ में, कि आप लोग पहले कॉफ़ी पीजिए, आप लोग दूर से आए हैं। ये देखिए, ये गर्मजोशी यहाँ की है, और यहाँ के लोकल लोग हैं। अभी मेरी इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं इनकी इसी कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा भी रहे हैं। तो लिंगायत का वो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा है, और देखिए इंपॉर्टेंस इस बार यही देखा जा रहा है कि लिंगायत वोट जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है वो बीजेपी किस हद तक ले पाती, क्योंकि जगदीश शेट्टर बीजेपी से एक बड़े नेता वो जा
चुके हैं, लक्ष्मण सावड़ी बड़े लिखा जा चुके हैं, और लिंगायतों के एक समुदाय ने, एक संस्था ने अपील की है कांग्रेस के फेवर में। वो देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर वोकालिगा, जैसे कि जहां पर मैं हूं, ये रामनगर की कनकपुरा, ये गढ़ मानी जाती है कांग्रेस का, और वोकालिगा का जो झुकाव रहा है वो माना जाता है कांग्रेस की ओर रहा है। वो कांग्रेस कितना रिटेन कर पाती है, और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दे दी है जेडीएस ने। जब से जेडीएस आई तब से वोकालिगा का एक बड़ा हिस्सा वहां भी चला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, कुर्बा किधर जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी, वो बड़ा फैक्टर है। तो पूरा जो जाति यहाँ पर जो चक्रव्यूह है कर्नाटक का, उसको अगर साध लिया राजनीतिक दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो मेन लड़ाई है, तो उनके पक्ष में ये मामला हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में इन जातियों का गणित कुछ और आ रहा है, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दे हावी हो गए, जो कि आखिरी में अभिषेक, आपके साथ आसपास कतार के अंदर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन तमाम नए, या कहा जाए कि जो आज सुबह के पहले मतदाता हैं, इनका मन टटोलना भी जरा जरूरी हो जाता है। जानने की कोशिश करें, जरा बात करें, ये क्या सोच कर आए हैं? देखिए, कोशिश करूंगा मैं। इतनी बढ़िया कॉफ़ी मुझे मिली है, लेकिन पता नहीं हिंदी आप लोग बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, आपको मालूम है। आइए। बहुत पहले तो कॉफ़ी के लिए धन्यवाद, बड़ी अच्छी कॉफ़ी पिलाई आपने। क्या है इधर सबसे बड़ा इशू, क्या है मुद्दा? नहीं है, इशू नहीं है इधर। पूरा ये डीके शिव कुमार अच्छा काम है, अच्छा किया। आपने डीके शिव कुमार का नाम ले लिया। हाँ, एक काम किया का ये आदमी है ना। बीजेपी ने आर अशोक को उतार दिया मंत्री। ये बीजेपी आर अशोक अभी आएगा, इलेक्शन लेके चले जाएगा। हाँ, ये वोकालिगा ज्यादा है नहीं है। ये आर अशोक का इधर का कितना ग्राम पंचायती है, कितना काम है, कितना काम नहीं है। डीके शिव कुमार सीएम बन जाएंगे क्या? सीएम अभी नेक्स्ट सीएम डीके शिव कुमार है। सिद्धारामैया एक दिल्ली आदमी का लीड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल आ जाएगा। हाँ, डीके शिव कुमार, सिद्धारामैया जाएंगे सेंट्रल में, दिल्ली जाएगा, वो सीधा सीएम डीके शिव कुमार जाएगा। हाँ, वो कांग्रेस में भी आपस की लड़ाई है। हमारी आशा डीके शिव कुमार ही सीएम बन जाएगा। हमारी आशा ये सीएम बनेगा 100% डीके शिव कुमार। सिद्धारामैया के जो सपोर्टर होंगे वो नाराज हो जाएंगे आपकी बात। सपोर्टर नहीं, वो भी हमारा नायक है ना। हाँ, बट डीके शिव कुमार सीएम है। कॉफी डीके शिव कुमार को मिलेगी 100%। जी, देखिए, इस कनकपुरा में इतनी अच्छी हिंदी सुनने को मिली है प्रणय, और डीके शिव कुमार को लेकर के यहाँ लोग बड़े आशान्वित है। 3 बार से यहाँ से लगातार वो जीत रहे हैं, और बहुत ही बम्पर वोटों से जीतते आए हैं, इसलिए उनको लेकर के और ज्यादा यहाँ वोट हैं। कास्ट किए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। कर्नाटक चुनाव में वोटिंग शुरू है और लगातार मतदाता दिख रहे हैं, वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। उत्साह खासा दिख रहा है। आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं इस चुनाव की कि 224 सीटों पर 2615 उम्मीदवारों की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह मुख्य लड़ाई है। ओल्ड मैसूर रीजन और कई सीटों पर जेडीएस भी है टक्कर में। कई बार वो किंग मेकर बनकर साबित होती है। मुस्लिम बहुल सीटों में एआईएमआईएम, एसडीपीआई भी मैदान में है, और बीजेपी के लिए दक्षिण में इकलौती सरकार बचाने की यह बहुत बड़ी चुनौती है। प्रणय, बिल्कुल विवेक, और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए दक्षिण में इकलौती सरकार बनाने की यह चुनौती है। 2024 से पहले दक्षिण में राष्ट्रीय दलों की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। 1985 के बाद कोई भी पार्टी फिर से सत्ता में नहीं लौटी है। यह कर्नाटक का ट्रेंड है, और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी मैदान में हैं। और नीरज पांडे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे उनको सीधा आपको राजधानी लिए चलते हैं। नीरज, समस्याएं बड़ी हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगातार कर रहे थे। एक तो बेंगलुरु में जाम की समस्या, क्योंकि लोग बताते हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं, तो ये सारे मुद्दे तो हावी रहने ही वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अब की बार काफी उलटफेर किया है, काफी युवा चेहरों को मौका दिया है। बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं, बावजूद बेंगलुरु दूसरे शहरों के मुकाबले साफ सुथरा है, अच्छा है। बहुत सारे लोग देखिए वोट डालकर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वोट डाला भी है, और लंबी कतार लगी है। सुबह से ही नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीएस येदियुरप्पा बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, पूजा करने के लिए पहुंचे हैं शिवमोगा के अंदर। लिंगायत समुदाय के
से आते हैं बीएस येदियुरप्पा, और इस समय बीजेपी की राजनीति के लिहाज से भी अगर बात करें तो एक बड़ा पावर सेंटर बीएस येदियुरप्पा रहे हैं बीजेपी की सत्ता के लिहाज से भी। हालांकि मुख्यमंत्री इस समय बोम्मई हैं, लेकिन येदियुरप्पा सत्ता की धुरी हैं और इस समय पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। कर्नाटक की यह परीक्षा बीजेपी के लिए भी बड़ी परीक्षा है। दक्षिण में अपनी सरकार को बचाने की यह चुनौती है और ऐसे में देखना होगा कि मतदाता आज इस पूजा का प्रसाद क्या देते हैं या नहीं देते हैं। विवेक और प्रणय, ये काफी जमीनी नेता रहे हैं बीएस येदियुरप्पा, पहले एक मुख्यमंत्री भी रहे और पकड़ काफी अच्छी है इनकी। लिंगायत समुदाय पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसी समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीन पर इनकी काफी पकड़ है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जनसभाओं में इन्हें काफी प्राथमिकता मिलती है और जनसभा में ये पहले उपस्थित भी रहते हैं। हो सकता है ये बात भी करें प्रेस से तो हम उनको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, मतदाता घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। इसी बीच तस्वीर सामने आई, कुछ देर पहले की तस्वीर है, बीएस येदियुरप्पा पूर्व सीएम वो पूजा करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद वो शायद वोट डालने जाएंगे। पूजा की तस्वीर हमने आपको दिखाई और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर बीएस येदियुरप्पा दिख रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं वो घर से। येदियुरप्पा शिवमोगा के मंदिर में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूजा किया था। वोट डालने से पहले मंदिर गए थे येदियुरप्पा, जो पूजा की उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीएस येदियुरप्पा पूजा करने के लिए पहुंचे थे, मंदिर में पूजा की उन्होंने और उसके बाद वो मंदिर से अब निकले हैं। जाहिर तौर पर मतदान करने के लिए जाएंगे। मतदान के बाद ये अपेक्षा की जा रही है कि वो मीडिया से भी बात कर सकते हैं। ये बीजेपी के लिए चुनौती है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 1995 के बाद से कर्नाटक का एक ट्रेंड रहा है कि वहां पर सत्ता रिपीट नहीं होती है, तो ऐसे में बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंकी थी, उसके बाद ये देखना होगा कि क्या सत्ता की करवट कर्नाटक लेता है या नहीं लेता है। सीधे हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उन जगहों से, खास उन सेंटर से जो वोटिंग के लिहाज से, कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रामनगर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये डीके शिवकुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभिषेक, पूजा पाठ तो जाहिर तौर पर तमाम नेता करते हैं, लेकिन फिलहाल मतदाता की पूजा किसने कितने भक्तिभाव से की है वही तय करेगा कि आखिर उसका प्रसाद किसे मिलता है। बिल्कुल, और देखिए अभी आप जो दिखा रहे थे बीएस येदियुरप्पा को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है शिकारीपुर, जहां पर वो अपना वोट डालने जा रहे हैं और वहां से उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को बीजेपी ने टिकट दिया है। और अहम बात है, 7 बार येदियुरप्पा उस सीट से जीत चुके हैं। अब उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को वहां से दिया गया और ये माना जा रहा है कि अगर सरकार आती है तो बीवाई विजेंद्र की इस सरकार में अहम भूमिका होगी। उनके बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र वो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और बीवाई विजेंद्र को उतारा गया है विधानसभा में। हालांकि मांग ये चल रही थी कि उनको वरुणा में लड़ाया जाए सिद्धारमैया के खिलाफ, लेकिन खुद वहां पर आलाकमान पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, उनको सबसे सेफ सीट से ही उतारना चाहिए, शिकारीपुर से। और आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 13 तारीख को मालूम पड़ेगा जब मतदान खुलेगा, जब पेटियां खुलेंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है, सरकार आती है बीजेपी की, तो येदियुरप्पा का असर वहां पर हमको बड़ा दिखाई पड़ेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो ये महत्वपूर्ण है। हम जहां पर है, देखिए ये मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि वोकलिगा डोमिनेटेड ये सीट है और लड़ाई यहाँ पर जो बेसिक लड़ाई है वो है जेडीएस के बीच में और कांग्रेस के बीच में। हालांकि बीजेपी ने रेवेन्यू मिनिस्टर को यहाँ से उतार दिया है डीके शिवकुमार को रोकने के लिए, लेकिन डीके शिवकुमार का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। पर कुछ अप्रत्याशित हो जाए इसके लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आप बने रहे हमारे साथ में। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कर्नाटक के चुनावी रण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, मतदाता कतार में लग चुके हैं, ईवीएम का बटन दबने लगा है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के बाद कर्नाटक में मतदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी वहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कर्नाटक में तमाम मतदान केंद्रों के ऊपर मतदाताओं की कतार लग चुकी है। मतदान के लिए जो भीड़ है वो बताती है कि जनतंत्र के इस उत्सव को जनता कैसे सेलिब्रेट कर रही है, जनता कैसे मना रही है। और ये आप देख रहे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर, अपने परिवार के साथ में वो पहुंची हैं, कर्नाटक पहुंची हैं और इस समय में
वो मतदान केंद्र के ऊपर नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। कर्नाटक का यह रण सियासी लिहाज से महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की सियासत की बात की जाए, दक्षिण भारत में बीजेपी की सत्ता बचाने की जो कोशिश है उसके लिहाज से बात की जाए, और साथ ही बात की जाए कि 2024 के पहले का ये राष्ट्रीय दलों का बड़ा टेस्ट है, उस लिहाज से भी कर्नाटक का चुनाव महत्वपूर्ण है। लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ में पहुंची हैं, परिजनों के साथ में वोटिंग के लिए पहुंची हैं। और बड़े नेताओं का बाहर निकलना, सबसे पहले वोट डालना मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाता है, और इसीलिए कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, यानी सबसे पहले आए, मतदान करें और उसके बाद दिन भर का कोई काम करें। ये तस्वीर, और हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी मौजूद हैं, बेंगलुरु में मौजूद हैं। नीरज, जरा तस्वीरें बताइए। जी बिल्कुल, आपको मैं दिखा दूं विवेक की। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अपनी अंकल और आंटी के साथ यहाँ जयनगर में भारत एजुकेशन सोसाइटी पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और थोड़ी देर में वोट कास्ट करेंगे। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो वोट डालने के बाद बात करेंगी, लौट कर बात करेंगी। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंची हैं। जो भारत एजुकेशन सोसाइटी का पोलिंग बूथ है, वहां पे आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज दिखा रहा है। यहाँ पर चूंकि यहीं से वो वोटर हैं और बेंगलुरु में ही रही हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई इनकी हुई है, तो वो अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ वो वोट डालने पहुंची हैं और अब वो अपना वोट कास्ट करेंगी। वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर आएंगी तो वो हम लोगों से बात करेंगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी तस्वीर है, जो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर भारत की निर्मला सीतारमण जो पिछले कई दिनों से बेंगलुरु में थी, चूंकि स्टार कैंपेनर भी थी और लगातार वो कैंपेन भी कर रही थी पार्टी के लिए, वोट भी मांग रही थी, और अब वो वोट डालने आज पहुंची हैं। वोट डालने के बाद वो दिल्ली चली जाएंगी, लेकिन वोट डालने के दौरान उन्होंने हमसे बात की कि क्या अभी जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपको अपनी बातें कहेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो फिलहाल यही है कि जयनगर का ये भारत एजुकेशन सोसाइटी है, जहां पर सुबह से ही बहुत लंबी चौड़ी आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। बहुत सारे वोटर हैं जो सुबह सुबह फर्स्ट आवर में ही वोट डाल देना चाहते हैं, इसलिए अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। और वहीं पर निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। निर्मला सीतारमण हैं, उनके साथ उनके अंकल हैं, आंटी हैं, कुछ भाजपा के लोकल कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। तो अभी की जो पहली तस्वीर यही है कि निर्मला सीतारमण अपना वोट डालने पहुंची। बिल्कुल नीरज आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाती हैं कर्नाटक से आती हुई वो तस्वीरें भी, जहां बीएस येदियुरप्पा शिवमोगा में वोट करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान से पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा की और अब कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और इस समय वो मतदान के लिए कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, साथ ही जो अन्य मतदाता हैं, वो भी कतार में, आप देख सकते हैं किस तरीके से कतार में खड़े हुए हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र में फिलहाल मतदान केंद्र के ऊपर अगर आप देखें तो सभी लोग बराबर नजर आते हैं। कतार में खड़े येदियुरप्पा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाएंगे, अपना मतदान करेंगे, और उसके साथ साथ इस तरीके से जब बड़े नेता निकलते हैं तो मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते हैं, मतदाताओं को भी उत्साह महसूस होता है। और यहां पर यह जनतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि यहां पर आम हो या खास, हर कोई कतार में खड़ा नजर आता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, फ्रेंचाइज जो है उसका इस्तेमाल करता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो आप देख सकते हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के बड़े मुख्यमंत्री रहे, कर्नाटक के बड़े नेता हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं और साथ ही बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता हैं। फिलहाल मतदान के लिए यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस आस्था के साथ में जो है टीका भी लगाया जा रहा है। उनके साथ जो अन्य परिजन आए हैं उनके, और साथ ही जो अन्य समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन कतार में मतदाता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस समय शिवमोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से उनके अपने बेटे जो हैं वो भी बीवाई विजेंद्र, वो भी कैंडिडेट हैं, और इस सीट से बीएस येदियुरप्पा कई बार विधायक रहे, यहां से ही वो मुख्यमंत्री चुने गए, इसी सीट से चुने जाने के बाद में, और आज अपने मतदाताओं के बीच में अपनी सीट पर वो अपने बेटे के लिए जो प्रचार था उसके बाद आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। कतार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाताओं का उत्साह नजर आ रहा है। सुबह के वक्त ही
मतदाताओं की लंबी भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों के ऊपर देखी जा सकती है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आम और खास हर कोई नजर आ रहा है। बीएस येदियुरप्पा से पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कर्नाटक में ही बेंगलुरु से, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने परिजनों के साथ में, अपने घर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ में मतदान करने के लिए पहुंची थी। और ये तस्वीरें शिवमोगा में येदियुरप्पा के वोटिंग की तस्वीरें हैं, जहां पर बीएस येदियुरप्पा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, कतार में खड़े हुए हैं, कैमरे उन्हें कवर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मतदान करने के बाद बीएस येदियुरप्पा क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं। जाहिर तौर पर इस समय में हर जो नेता है वो मतदाताओं से अपील करता है, उनसे अपेक्षा करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें। और एबीपी न्यूज भी तमाम कर्नाटक के मतदाताओं से अपील करता है कि आप वोटिंग के लिए जरूर निकलें, अपने विवेक के अनुसार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन वोट डालना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में लोगों की आस्था और विश्वास। और कर्नाटक के बाद बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। भारत में एक तरफ जहां जनतंत्र का उत्सव मिल रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर इस समय केवल बवाल और केवल अफरा तफरी नजर आ रही है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बेकाबू हो गए। कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई। अब तक कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह तादाद और भी बढ़ सकती है। हालात बेकाबू होते देख सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। आज स्कूल भी बंद किए गए हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। आइए जरा देखिए कि पाकिस्तान जलते हुए किस तरीके से नजर आ रहा है। जलते हुए पाकिस्तान की 25 तस्वीरें क्या बयां करती हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पाकिस्तानी सेना ने पूर्व पीएम को गिरफ्तार किया है। वो अल-कादर ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए हाईकोर्ट गए हुए थे। वहां से पाक रेंजर्स इमरान खान को कॉलर पकड़कर धक्का देते हुए ले गई। गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 1 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। पीएम रहते इमरान खान ने पत्नी बुशरा बीबी और कुछ नेताओं के साथ अल-कादर ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इमरान खान के खिलाफ राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब रुपए के नुकसान पहुंचाने का मामला है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद अज्ञात जगह ले जाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान के साथ मारपीट की खबर है। इमरान खान के सिर और पैर में चोटें आई हैं। इमरान की टूटी व्हीलचेयर की तस्वीरें भी सामने आई। ये इस वक्त खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, खान साहब को मार रहे हैं और आई डोंट नो कि इन्होंने खान साहब के साथ क्या कर दिया है। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए इस्लामाबाद में पानी का इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान में सड़कों पर लाखों की संख्या में इमरान समर्थक उतर आए हैं। सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इस गोलीबारी में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में करीब 60 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है। कम से कम 15 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में किसी भी वक्त सत्ता में सेना की वापसी हो सकती है। ऐसे में इमरान समर्थकों की भारी भीड़ रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में पहुंच गई। भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद पीटीआई प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में शहबाज शरीफ के मुख्य सचिवालय को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हुई। पाकिस्तान के कई इलाकों में जारी है हिंसा। ये तस्वीर इमरान खान के सलाहकार रहे उस्मान डार के घर की है। सियालकोट में पुलिस उनके घर में जबरदस्ती घुस आई और घर वालों के साथ धक्का मुक्की की। उस्मान डार के घर के हर कोने में तोड़फोड़ की गई। सोफे से लेकर टीवी तक सब कुछ तोड़ दिया गया। उस्मान डार 2018 से 2022 तक इमरान की सरकार में स्पेशल असिस्टेंट थे और इमरान के करीबी लोगों में उन्हें गिना जाता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इमरान समर्थकों का तांडव अब भी जारी है।
लाहौर में आगजनी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दिख रहा घर पाकिस्तानी आर्मी जनरल का बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर स्थित एक आर्मी जनरल के घर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आर्मी और एयरफोर्स के ठिकानों पर हमला करने के बाद इमरान समर्थक पहुंचे पाकिस्तान के फैसलाबाद में खुफिया एजेंसी ISI के ऑफिस। यहां जमकर पत्थरबाजी की और बम दागे। पहले तो ISI के दफ्तर के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा और आक्रामक थी कि पुलिस भी पीछे हट। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने फायरिंग जारी रखी। लाहौर में प्रदर्शनकारियों ने कैंट इलाके में कोर कमांडर हाउस से ये सफेद मोर लूट लिए। प्रदर्शनकारियों ने इन मोर को लूटने से पहले जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। दूसरी तरफ लाहौर में युवा भी बाइक लेकर सड़कों पर आ गए। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार और पैदल लोगों ने इमरान के समर्थन में नारे लगाए। जान देंगे खान लेंगे। इन नारों से पाकिस्तान के मौजूदा हालात को बखूबी समझा जा सकता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बेकाबू हुए हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि इमरान समर्थक जान देने की बात करने लगे हैं। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के सामने लाखों की संख्या में इमरान समर्थक डटे हुए हैं। इमरान समर्थकों का सीधा कहना है कि जान भले ही दे देंगे, लेकिन खान यानी इमरान खान को छुड़ा कर रहेंगे। पाकिस्तान के गुजरावाला कैंट में पाक रेंजर्स ने लोगों पर गोलियां चलाई। PTI नेता का दावा, इमरान समर्थकों पर चिनाब गेट कैंट में प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के क्वेटा शहर की हैं। शहर के घंटा घर के पास जमकर आगजनी की गई, जिसकी वजह से काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया। क्वेटा में प्रदर्शनकारियों ने जब मिलिट्री कैंटोनमेंट में घुसने की कोशिश की, तब सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियों को आग लगा दी। इसके अलावा क्वेटा में प्रदर्शनकारियों ने कैदियों को ले जाने वाली वैन में भी आग लगा दी। पाकिस्तान के मियांवाली में आर्मी के बाद एयरफोर्स के ठिकानों पर भी PTI के समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने मियांवाली में एयरबेस पर आग लगा दी और इस प्लेन को भी जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने मियांवाली में आर्मी हाउस की दीवार को भी तोड़ दिया। मियांवाली एयरबेस से थोड़ा आगे ही ISI का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के सियालकोट के रंगपुरा चौक में तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहां पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी करने वालों में ज्यादातर युवा थे। प्रदर्शनकारियों ने सियालकोट में जमकर आगजनी भी की। इसके अलावा इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंबी रैलियां भी निकाली और इमरान के समर्थन में नारे लगाए। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी। एक तरफ सड़कों पर इमरान समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है, वहीं भीड़ इमरान खान को रिहा कराने के लिए पूरे पाकिस्तान को जला देने पर आमादा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनसे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। इस गिरफ्तारी पे किसी किस्म की जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती से जो है वो निपटा जाए। कोई रोड ब्लॉक या कोई इस किस्म की हरकत अगर इन्होंने की, इसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाए। ये तस्वीरें हैं पेशावर यूनिवर्सिटी। इमरान समर्थक छात्र सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी और अफरा तफरी का माहौल है और यातायात भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में चीन, अमेरिका और सऊदी अरब को पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की चिंता सता रही है। इन देशों के विदेश विभाग ने पाकिस्तान से उनके नागरिकों की सुरक्षा को पुख्ता करने की बात कही है। धू धू कर जलती बिल्डिंग, धुएं का आसमान तक उठता गुबार और बैकग्राउंड में बुलंद नारों की आती आवाजें। ये जलती बिल्डिंग है पेशावर स्थित रेडियो पाकिस्तान की, जिसे इमरान समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया है। ये पाकिस्तान के खुद कर ही जलकर खाक हो जाने का संकेत देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं रावलपिंडी के लियाकत बाग की।
जहां इमरान समर्थक और पुलिस आमने सामने हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान समर्थकों की भीड़ लियाकत बाग की ओर बढ़ रही है और पुलिस लाचार खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन पुलिस के सारे इंतजाम बेअसर दिख रहे हैं। पाकिस्तान के सरगोदा के शहीद चौक पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की। सरगोदा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने शहीदों की तस्वीरों पर लगे कांच के फ्रेम को तोड़ दिया और इलाके में जबरदस्त पत्थरबाजी की। शहीद चौक पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कई जवानों की तस्वीरें लगी हुई थी। इमरान खान के समर्थकों में इमरान की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश है। ये एक अकेली महिला आंदोलनकारी है। वो अकेले ही पुलिस को सामने से चैलेंज कर रही है। फिर देखिए अचानक क्या हुआ। इस महिला आंदोलनकारी को खींच कर ले जाने के बाद एक दूसरी महिला उस तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस का एक जवान उसे वापस ले जाता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सियालकोट की हैं। सियालकोट में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया। किसी तरह पुलिस वाले अपनी गाड़ी को बचाकर आगे निकले। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में लूट और मारपीट भी की। सड़कों पर युवा काफी बड़ी तादाद में थे। इन लड़कों ने सड़कों पर नारेबाजी भी की। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। गोलियों के गड़गड़ाहट की ये आवाज पाकिस्तान के रावलपिंडी की है। रावलपिंडी के कमेटी चौक में इतनी बड़ी भीड़ के बीच गोलीबारी से लोगों में सनसनी फैल गई। दरअसल ये फायरिंग इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के बीच क्रॉस फायरिंग की है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी में सबसे ज्यादा हिंसा देखी जा रही है। इस्लामाबाद में पुलिस प्रदर्शन कर रही महिलाओं और छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही है, उन्हें भी अरेस्ट कर रही है। तस्वीरों में देखिए एक महिला प्रदर्शनकारी अपने बच्चे को लिए हुए है और उसे महिला पुलिस छीनने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रही महिला को पुलिस खींच कर ले जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।